आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब ये हुआ कि पराग कण का निर्माण कहाँ और कैसे हो जाता है। तो गुरु बीजाणु जनन का मतलब कि पराग कण का विकास और परिवर्धन। चलिए पढ़ते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत पराग कोश तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। देखिए, गुरु बीजाणु जनन एक प्रकार का क्रिया है जिसके अंतर्गत पराग कोश तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। देखिए, गुरु बीजाणु जनन में पराग कोश का भी निर्माण होगा और उसके अंदर पराग कणों का भी परिवर्धन होगा। तो देखेंगे, एक छोटे से पराग कोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है कि वह विभज्योतिकीय कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, टीएस करेंगे। जैसे चिप्स काटते हैं पतला पतला, इसको ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे, तो उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो अगर हम किसी छोटे से पराग कोश को यदि हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसकी जितनी संरचनाएं दिखाई देती हैं, अनुप्रस्थ काट काटने पर पता चलता है कि वह विभज्योतिकीय कोशिकाओं का एक समूह है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। देखिए, जो पराग कोश होता है उसकी सारी जो कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जिस कोशिका से बना होता है उस कोशिका को हम कहते हैं विभज्योतक कोशिका। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उत्तक और कोशिका को नहीं समझते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक समझिए या कोशिका समझिए। विभज्योतक का मतलब ही होता है बार बार विभाजन करने वाली कोशिकाएं। वह कोशिका जो बार बार विभाजित होती हैं उस कोशिका को हम विभज्योतक उत्तक या विभज्योतक कोशिका कहते हैं। तो जो पराग कोश होता है उसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित करती हैं और विभाजित करके एक बड़ा सा समूह का निर्माण करती हैं जिसे हम पराग कोश कहते हैं। अब देखिए, पराग कोश जो होता है, इस यहाँ पर बता रहा है कि वह विभज्योतिकीय कोशिकाओं का समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। अर्थात जो पराग कोश होता है उसके चारों तरफ से एक डर्मिस होता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा चारों तरफ से उसको घेरे रखता है। जैसे मैं फिगर की सहायता से आपको बता रहा हूँ कि बाह्य त्वचा और विभज्योतक उत्तक। देखिए, ये फिगर है। ये आपका पराग कोश का जो प्रारंभिक सेल होता है, जो गुरु बीजाणु जनन होता है, वो कैसे बनता है, ये प्रारंभिक सेल उसकी है। देखिए ये कैसे प्रारंभिक सेल में, देखिए सबसे पहले ये जो कोशिका है इसके चारों तरफ बाह्य कोशिका में बताया था कि जो पराग कोश होता है उसके चारों तरफ एक जो है बाह्य त्वचा होता है। और ये सारी की सारी जो भी कोशिका है, आपको पूरा बॉडी जो दिखाई दे रहा है इसका, ये सारे के सारी जो कोशिका है यह विभज्योतक कोशिकाएं से बनी होती हैं। ये उत्तक हो गया और ये विभज्योतक कोशिकाएं हो गई, यानी कि यह उस कोशिका से बना होता है जो कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ये परिणत विभाजन करती हैं। परिणत विभाजन का मतलब हो गया कि बीच से विभाजन करेंगे और चारों तरफ फैलते जाएंगे, एक साइकिल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, गोल संरचना बनाएगा, साइक्लिक एक संरचना बनाएगा, जिसको हम कहेंगे परिणत विभाजन। तो जो इसकी जो प्रारंभिक सेल होते हैं, जो पराग कोश की जो प्रारंभिक सेल होती है वो विभज्योतक कोशिकाओं की बनी होती हैं और वो कोशिका बार बार विभाजन करके एक बड़ा सा संरचना बनाता है जिसको हम कहते हैं पराग कोश। तो पराग कोश चारों तरफ से एक बाह्य कोशिका द्वारा घिरा होता है। देखिए, अब बाह्य कोशिका कह रहा है कि दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरीय कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल अपने दीर्घीकरण, यानी कि उसके नीचे की जो कोशिका होती हैं उसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका, वो भी चारों तरफ से घेरे ही रखता है। तो अपने दीर्घीकरण यानी कि वो बढ़ता है, स्पष्ट केंद्रक, उसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक भी उपस्थित होता है, वह गाढ़े जीवद्रव्य अर्थात उसका मैट्रिक्स भी होता है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है और वो प्रोटोप्लाज्म गाढ़े रंग का गाढ़े होता है की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाता है। अर्थात
बाह्य कोशिका के नीचे जो कोशिका पाई जाती है उसको हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ये इसमें बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होता है, दीर्घीकरण होती है, ये स्पष्ट रूप से इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और स्पष्ट रूप से केंद्रक भी पाया जाता है और इसमें जो जिद्रव्य होते हैं वो गाढ़े होते हैं, उसके कारण जो है अन्य कोशिकाओं से ये भिन्न होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसका जिद्रव्य गाढ़ा होता है, इसलिए अन्य कोशिकाओं से ये विभिन्नता में पाया जाता है तथा इन्हें प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं अधोस्तरीय जो कोशिका होती है वो भिन्न पाई जाती हैं और अन्य कोशिकाओं से भिन्न पाए जाने के कारण ही उसे हम क्या कहते हैं, प्रप्रसु कोशिकाएं कहते हैं। और प्रप्रसु कोशिका क्या होता है, कहाँ होता है, तो जरा मैं फिगर की सहायता से दर्शा रहा हूँ, आप देखिए। देखिए ये आपका सेल है, ये बाह्य त्वचा है और इसके नीचे वाला जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रप्रसु कोशिकाएं कहलाती हैं। यही तो अधोस्तरीय है, यही अधोस्तरीय है। क्यों ये बड़ा हो जाती है कोशिका, क्योंकि ये दीर्घीकरण होती हैं, ये बड़ी होती ही हैं और स्पष्ट रूप से इसमें केंद्रक भी पाया जा रहा है। देखिए इसमें बीच में केंद्रक भी पाया जा रहा है और इसका जो जिद्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए ये अनेक कोशिकाओं से ये भिन्न होती है। इस कोशिका को हम प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। देखिए इसमें जो है इस कोशिका में विकसित हो गया सम्मान ऊतक, सम्मान ऊतक भी उपस्थित होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम होता है। इसमें ये पोषण प्रदान करता है, पूरे जो है यहाँ पूरे भाग को जो है क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है सम्मान ऊतक। तो इसमें सम्मान ऊतक भी पाया जाता है, प्रप्रसु कोशिका भी पाया जाता है, बाह्य त्वचा भी पाया जाता है। विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक प्रप्रसु कोशिका परिणत विभाजन की सहायता से विभाजित होकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिकाएं का निर्माण करता है। एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बताया था प्रप्रसु कोशिकाएं, अभी मैं दिखा रहा हूं, ये है प्रप्रसु कोशिकाएं। ये बाहर की तरफ जो है, ये बाहर की तरफ विभाजित होकर के प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करता है, यानी कि सबसे बाहर भित्ति का निर्माण कर देता है और अंदर की तरफ जो है एक प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिका का निर्माण करता है। इसको मैं फिगर की सहायता से बता रहा हूं आपको। देखिए ये सी है, ये बाह्य त्वचा हो गया, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका हो गया, यानी कि प्रप्रसु कोशिका यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण बाहर की तरफ कर रहा है और अंदर की तरफ प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन का निर्माण कर रहा है। पुंग बीजाणु जनन ही क्या करता है कि लघु बीजाणु जनन का निर्माण करता है और लघु बीजाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो प्राकण का निर्माण कर देती हैं। आगे आप लोग को बताया जाएगा। तो इस तरह से इसकी कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बाहर की तरफ पाई जाती हैं और अंदर की तरफ जो है प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों कोशिकाओं का निर्माण जो है प्रप्रसु कोशिकाएं करती हैं। तो यहाँ पे पुंग बीजाणु कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। देखिए दोनों कोशिकाएं की बात हो रही है यहाँ पर, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा है पुंग बीजाणु जनन कोशिका। देखिए ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, यानी कि बार बार विभाजित होती रहती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों विभाजित होती हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्राक कोश की जो संरचना होती है, जो भाग होता है वो जो है विभज्योतिकी ऊतक से बना होता है। और मैं बताया था कि विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है, तो विभज्योतिकी ऊतक वह ऊतक है जो बार बार विभाजन होता रहता है। तो यही यहाँ पे यही बता रहा है कि ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 से 5 भित्ति अस्तर का निर्माण करती हैं। देखिए इसमें से जो प्राथमिक भित्ति है तो भित्ति का ही निर्माण करेगा, ये भित्ति है तो भित्ति का ही निर्माण करेगा। ये 4 से 5 भित्ति का निर्माण करता है। भित्ति का मतलब वाल, यानी वाल का मतलब दीवार, ये चारों तरफ से घेरे रखता है और तथा बीच में प्राक कोश का निर्माण हो जाता है, यानी कि प्राथमिक भित्ति चारों तरफ से होता है और बीच में प्राक कोश का निर्माण एक गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है और उस गड्ढे जैसी संरचना में तथा उपस्थित प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं, यानी कि जो दूसरा कोशिका है पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं वो प्राक कण का निर्माण करता है, यानी कि लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करके और प्राक कण का निर्माण कर देता है। यहीं पे आपको समझाया गया। देखिए हेडिंग में प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये कैसे पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है प्राकण का निर्माण कर देती हैं, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको।
देखिए प्राथमिक मूंग बीजाणु कोशिकाएं, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनस सेल्स। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे प्राकण का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि जो प्राथमिक कोशिका जो प्राथमिक पुंग बीजाणु जो कोशिका है, ये कोशिका भी डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से 2 या 3 बार विभाजित होता है और उसके सहायता से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु का मतलब हो गया कि जो प्राकण है उसकी प्रारंभिक सेल यानी कि मातृ मदर सेल का निर्माण करता है और मदर सेल से ही प्राकण का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखेंगे ये कोशिकाएं द्विगुणित 2n होती हैं। जो कोशिका बनती हैं लघु बीजाणु होती हैं वो द्विगुणित होती हैं और आपको पता है कि जो कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि 2n की संख्या nn में बढ़ जाती है। 2n की संख्या किसमें बढ़ती है? nn में बढ़ जाती हैं और n ही क्या कहलाता है? अगुणित कोशिका कहलाता है। और अगुणित कोशिका प्राकण होता है और एक अंडा होता है जहां पर निषेचन के लिए, तो वो भी n की संख्या में होता है, तो दोनों मिलकर के 2n की संख्या बना देते हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे कि जो प्राकण कोशिका होता है वो अगुणित होता है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि जो आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो क्या करेगा? एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित प्राकण या लघु बीजाणु बनाती हैं। यानी कि इसी के विभाजन से 4 क्या बनते हैं? अगुणित प्राकणों का निर्माण हो जाता है। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पे मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा 2n। यहाँ देखिए ये 2n बढ़ जाएगा n और n में अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और यहाँ से ये भी n बढ़ जाएगा n। यहाँ पर देखिए n हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, यानी कि 2n से अर्धसूत्री विभाजन हो गया और यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब दो बार अर्धसूत्री विभाजन से जो है 4 प्राकण का निर्माण हो गया है। यहाँ पे 4 प्राकण का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से आपकी प्राथमिक मूंग बीजाणु जनन कोशिकाएं प्राकण का निर्माण करती हैं और हम लोग पढ़ रहे थे लघु बीजाणु जनन। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।